मेरे चैनल पे आने वाला सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि हाउ टू गेट अ जॉब इन मलेशिया। रीच आउट मुझे तो वाया लिंक्डइन किया था और वाया वर्ड ऑफ माउथ किया था कि विद इन पाकिस्तान मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जो सिंगापुर का था, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस था। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है अभी तक, सबसे बेस्ट जिसको कह सकते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस क्या हुआ, पहला इंटरव्यू कब हुआ और दूसरा इंटरव्यू कब हुआ, इनके दरमियान कितना गैप था? सेकंड कॉल आई थी कि जिसमें उन्होंने अपना बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी किस तरह की है, पे स्केल क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। तो मेरा एक मशवरा है कि अपनी बैचलर्स जो आपकी सबसे बड़ी डिग्रीज हैं, बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री इटसेल्फ प्लस उनकी 2-3 कॉपीज़ को HEC प्लस मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के हर टाइम लाजमी रखें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये इंश्योर कर लिएगा कि जो लैब है वो फुमेमा से अप्रूव्ड हो। फुमेमा यहाँ का मेडिकल गवर्निंग बॉडी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकीलॉग। मेरे चैनल को 2 साल 6 महीने हो चुके हैं और इन 2 साल 6 महीनों में मेरे चैनल पे आने वाला सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि हाउ टू गेट अ जॉब इन मलेशिया। इवन दो कि मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने लोगों को मलेशिया आने से मना किया था, इनलीगल मलेशिया आने से मना किया था, और उस व्लॉग का टाइटल था मलेशिया ना आना। वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा यही कमेंट आया था कि भाई ठीक है, फिर तुम बताओ कैसे आएँ। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ 2 लोग हैं कि मलेशिया कैसे आना है और लीगली कैसे आना है। तो ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। पहले मैं चलता हूँ, मेरे दाएं तरफ बैठे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली ताहिर है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक छोटे शहर बुरेवाला से है। तो मैंने बेसिकली अपनी एजुकेशन पाकिस्तान से कंप्लीट की। तकरीबन मेरा 8 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो मैंने तकरीबन 8 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, लेकिन उसमें मुझे कोविड के टाइम से रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई थी। मैं रिमोटली बाहर की कंपनीज़ के साथ काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर, जिसमें मैं नोड रिएक्ट साइड पे मेरा एक्सपीरियंस है प्लस क्लाउड। तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कि सबका पाकिस्तान से निकलने का दिल करता है कि आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स आप जितना मेहनत करते हैं गवर्नमेंट को रिटर्न करते हैं वो मिलता नहीं है। तो मैं भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था बाहर की। तो मलेशिया का मुझे बिल्कुल पहले कोई वहमो गुमान में भी नहीं था मैंने मलेशिया मूव करना है आना है। तो वो एक बस अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो फिर मलेशिया आ गए। तो बेसिकली मेरा यही है कि मैं 8 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर, और अभी 4 माह पहले मैं मलेशिया मूव हुआ हूँ। ठीक है, और मेरी दूसरी तरफ है उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान फ़ारूक है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, मास्टर्स मेरा फिर डेटा साइंस में था। तो अराउंड 7 ईयर्स पाकिस्तान में मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी। फिर उसके बाद मलेशिया का, जिस तरह अली ने कहा है कि मलेशिया एक बना होता है कि हमें उसका ना इतनी नोहाउ थी, ना हमें आइडिया था कि यहाँ पे एक्सपेंस कितने होते हैं, रहना किस तरह है, इज़ इट अ गुड मूव टू मूव हियर, इस तरह के काफ़ी सारे सवालात आते हैं। तो रीच आउट मुझे तो वाया लिंक्डइन किया था और वाया वर्ड ऑफ माउथ किया था कि विद इन पाकिस्तान मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जो सिंगापुर का था, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस था। फिर उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। तो ये एक जेनेरिक था ओवरव्यू, उस तरह मामला। अच्छा, मैं अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं अली भाई से करूंगा कि जैसे उस्मान भाई ने तो जवाब दिया है कि आपको लिंक्डइन के ज़रिए इन्हें अप्रोच किया गया है। तो आपको भी लिंक्डइन के ज़रिए अप्रोच किया था या आप खुद भी कोई आपने अप्लाई किए थे तो आपको अप्रोच किया गया था? और दूसरा आपने ये आंसर करना है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हैं तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढनी चाहिए? अच्छा, इसमें रीजन वाइज ही प्लेटफॉर्म वेरी करते हैं। मेरा बेसिकली टारगेट था गल्फ़, सऊदी या दुबई। तो मैं मेनली उन प्लेटफॉर्म से एक्टिव था। लिंक्डइन आई वुड से इज़ द नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, प्रोफेशनली अगर आपने ग्रो करना है तो लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क ग्रो करें, अपनी रीच को बढ़ाएं। तो मुझे भी मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी, लेकिन मुझे भी लिंक्डइन पे रीच आउट किया। तो गल्फ़ के लिए प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है अभी तक, सबसे बेस्ट जिसको कह सकते हैं। तो लिंक्डइन, और अगर इस रीजन को टारगेट करना है, जब मेरा प्रोसेस थोड़ा स्लो था मलेशिया का, तो तब तक मैं मलेशिया की जॉब मार्केट को, लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर कर चुका था। तो वो डिलेज़ आ रहे थे, तो फिर मैंने
खुद से भी मलेशिया में अपॉर्चुनिटीज़ देखना स्टार्ट कर दी थी। तो उसके लिए मलेशिया में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा ना, वो जॉब स्ट्रीट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, jobstreet.com। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोकल्स साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी जॉब पोस्टिंग करता है, बट लिंक्डइन हर लिहाज से नंबर 1 है। मुझे भी बेसिकली रीच आउट ही किया था, फिर वहीं से प्रोसेस चला था। ठीक हो गया, नहीं आप दोनों ने खुद अप्लाई नहीं किया, आपको उन्होंने ढूंढ के रीच आउट किया है, ठीक है। अच्छा, मेरा अब क्वेश्चन आपसे ये भी है कि उस्मान भाई, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब आपको लिंक्डइन पे उन्होंने रीच आउट किया है, तो आपके साथ जब नेगोशिएशन शुरू की है रिक्रूटर ने या जो भी टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट वालों ने, तो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस क्या हुआ? पहला इंटरव्यू कब हुआ और दूसरा इंटरव्यू कब हुआ? इनके दरमियान कितना गैप था? कोई थोड़ी सी इंटरव्यू टिप्स वगैरह भी अगर आप बताना चाहें। जी जी। अच्छा, इसमें ना मैं ऐड करना चाहूँगा लिंक्डइन पे रीच आउट किस तरह किया आप लिंक्डइन। अब मेरा एक था, मैंने इससे पहले मैं 6 महीने दोहा में भी रहा हूँ, गल्फ़ में भी रहा हूँ, तो गल्फ़ का भी एक्सपीरियंस था। लिंक्डइन पे उन्होंने मुझे रीच आउट इस तरह किया कि मैं लिंक्डइन पे ना प्रोफाइल बहुत अपडेट रखता था। सेकेंडली, आई वॉज फॉलोइंग अ लॉट ऑफ HRs ऑन लिंक्डइन। मतलब आपका अब इस फॉर एग्जांपल गल्फ़ में मूव करना है, यू रीच आउट टू और यू गेट कनेक्शंस विद दी HRs, ठीक है। तो उस तरह अगर आपके कनेक्शन HR के थ्रू और आपकी जो आपकी कम्युनिटी है उसमें डेवलप है, उसके थ्रू वाया एक्सेस करना इजी होता है और फिर आपको वो ईज़िली रीच आउट करते हैं। सेकंड, आपका सवाल था कि उन्होंने अप्रोच किस तरह किया, नेगोशिएट किस तरह किया, इनिशियल कॉल किस तरह थी। तो इनिशियल एक स्क्रीनिंग कॉल थी HR की। यहाँ पे मोस्टली, अच्छा मलेशिया में एक और इशू भी है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। उसमें इशू ये होता है कि लिंक्डइन में भी ना मोस्टली मले HRs वगैरह आपको रीच आउट नहीं करते, ठीक है। मोस्टली इस तरह होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जो थर्ड पार्टी हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन, पाकिस्तानी और या फिर सम यूरोपियन कंट्री की जो फर्म्स हैं, वो आपको एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल हायर करती हैं और फिर आपको डेलीगेट करती हैं इन कंपनीज़ में। तो इनिशियली मुझे कॉल आई थी, ही वॉज एन इंडियन। तो उनकी मुझे कॉल आई, ही आस्क्ड कि हमारे पास इस तरह अपॉर्चुनिटी है। तो स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने बेसिकली पूछा मेरे से। उनका थोड़ा नीश था, दे वांट समथिंग लाइक सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो कुछ जेनेरिक सवाल थे, उसके लिहाज से मेरे पूछा, फील्ड के लिहाज से पूछा। फिर एक फर्स्ट वो कॉल आई थी। सेकंड कॉल आई थी कि जिसमें उन्होंने अपना बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी किस तरह की है, पे स्केल क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, ठीक है। फिर हमने उनको कहा कि ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद हमारा एक फ़र्स्ट इंटरव्यू हुआ था, वाया जूम हुआ था। जूम में एक वाइट बोर्ड होता है, उसके थ्रू आपने स्केच करके आर्किटेक्चर वगैरह वो करना था। सेकंड इंटरव्यू हुआ था, इट्स मोर लाइक कोडिंग। ओवरव्यू पूछा, मतलब कोई जिस तरह आप बिग टेक्स में कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपके वो प्रॉपर कोडिंग इंटरव्यूज़ लेते हैं, सेशन होते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ हमारा। जेनेरिक ओवरव्यू लिया, उनके कुछ यूज़ केसेस थे कि हम ये इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, हाउ वुड यू रिजॉल्व इट, तो वो टैकल किया। उसके बाद फिर हमारा एक डायरेक्टर का इंटरव्यू हुआ था, वो काफ़ी लंबा गया था, इट वॉज अराउंड 2 आवर्स, जहाँ पे उन्होंने हमारा पहले जो पर्सनल डिटेल है वो पूछी है, क्या काम किया है वो पूछा, फिर इन डेप्थ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूछा है। फिर उन्होंने पूछा है कि जो उनकी प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हैं, उस पर हम किस तरह उनको सपोर्ट कर सकते हैं, या हमने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है वो उस पर किस तरह मैप होंगे। तो लास्ट का इंटरव्यू था। इसके बाद फिर HR के साथ सैलरी नेगोशिएशन, अकोमोडेशन वगैरह, बस यही चीज़ें थी। ये उस्मान भाई ने बड़ी ज़बरदस्त टिप दी है कि आप लिंक्डइन को एक सोशल मीडिया साइट की तरह यूज़ कीजिए। आपकी फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनके HR को अपने पास ऐड करें और उनके साथ इंगेज होते रहें, उनकी आप पोस्ट वगैरह पे कमेंट वगैरह भी करते रहें, ताकि उन्हें पता हो कि उनके इल्म में ये होना चाहिए कि उनके कनेक्शंस के अंदर लिंक्डइन पे एक ऐसा बंदा है जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। मेरा अगला सवाल अली भाई से है। अली भाई के जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा? क्या आपका बिल्कुल इसी तरह रहा एज ए फुल स्टैक डेवलपर, या आपसे उन्होंने बकायदा कोई कोडिंग शोडिंग करवा के देखी थी? अच्छा, मेरा उस ऑलमोस्ट सिमिलर टू उस्मान था प्रोसेस। उसमें बेसिकली इनिशियली इधर का जो प्रोसेस था ना, जो जिस कंपनी में हम कर रहे थे, तो वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस था। बेसिकली इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप इंटरव्यू। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे ना, वो सब एक कॉल में ही थे। मेरे केस में 4-5 थे। तो सबको एक उन्होंने सिनेरियो दिया था और उन्होंने कहा था इसका आर्किटेक्चर ड्रॉ करें, ठीक है। और फिर उन्होंने सबसे उनकी रीजनिंग पूछी बारी बारी। तो ये एक काइंड ऑफ अ डिफरेंट इंटरव्यू होता है। नॉर्मली हमारा 1-to-1 होता है, लेकिन इस केस में मेरा ग्रुप इंटरव्यू था, जिसमें मैं उसी कॉल पे ही देख रहा था कि बाकी लोग क्या आंसर कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो इसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू था वो इनके डायरेक्टर के साथ था। तो अनएक्सपेक्टेडली दैट वाज
हार्ड कोर टेक्निकल इंटरव्यू। बेसिकली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्टर भी इतना टेक्निकल इंटरव्यू कर सकता है। उन्होंने मेरे पास प्रोजेक्ट्स पूछे, उसमें देखा कि ये चीज़ आपने कैसे बिल्ड की, इसको इसमें क्या मसले थे, इसको आप कैसे बेहतर कर सकते थे। और फिर मैं जो हमारी था इधर एम्प्लॉयर, वहाँ पे मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो काइंड ऑफ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये हम काइंड ऑफ डिफ़ाइन नहीं कर सकते आप जहाँ जा रहे हैं कि किस तरह का इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन बट कुछ चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं। इफ़ यू आर गुड इन व्हाट यू डू, यू कैन डिफेंड इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो ये मेरे बेसिकली मेजर 2 प्रोसेस थे। बाकी HR कॉल्स थी 2-3 जिसमें सैलरी नेगोशिएशन आ गई, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन थी। तो टेक्निकली बेसिकली मेरे 2 राउंड्स ही हुए थे। ठीक है। अच्छा अली भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है, आप दोनों से क्वेश्चन है, मैं बारी बारी पहले उस्मान भाई से भी पूछता हूँ। फाइनल इंटरव्यू के बाद कितनी देर बाद इन्होंने जो आपको एक्सेप्टेंस भेज दिया था कि आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया था, कितनी देर लगी थी इस चीज़ में? अच्छा, इसमें अमूमन जो हमने यहाँ पता किया है वो राउंड अबाउट 1 महीना लग जाता है। लेकिन हमारा सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा डिले होता है, अप्रूवल्स आ जाते हैं काफ़ी सारे। तो हमें एक तो सबसे बड़ा हर्डल फेस जो हुआ, एक तो उन्होंने हमें गो एड दे दिया था, ठीक है। जो लास्ट इंटरव्यू उसके 4 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि आपका हो गया है। उसके बाद जो हमें मेन हर्डल फेस हुआ, एक वो यहाँ के अप्रूवल्स, ठीक है, उन्होंने कहा हो गया, लेकिन हमने अप्रूवल्स लेने, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो उसमें डिले आ गया था काफ़ी, 1 महीने का। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन में ना बहुत डिले आया, अराउंड अबाउट 2 महीने का, क्योंकि हमारे जो HR थे, ही वॉज फ्रॉम इंडिया, उनको आइडिया नहीं था यहाँ के प्रोसेस का, और हमें भी आइडिया नहीं था। काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ, हमने डॉक्यूमेंट सेंड किए, हमने कोरियर किए, तो वो रिक्वायर्ड नहीं होते थे, फिर वो रिवर्ट बैक करते थे, फिर हम दोबारा सेंड करते थे। तो इसलिए हमें राउंड अबाउट 4 महीने लग गए थे यहाँ तक आने में। तो आपका भी जो है, उन्होंने ऑन कॉल ही आपको कह दिया था कि आपको थोड़ा वक्त लगा था, उन्होंने जो ये खुशखबरी देने में थोड़ा सा कोई महीना 1.5 महीना लग गया था? नहीं, मैं बेसिकली मेरा प्रोसेस उस्मान के बाद स्टार्ट हुआ था, तो ज़्यादा कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगा था। तो जो डायरेक्टर की कॉल थी ना, उसके कुछ टाइम बाद ही, मतलब 2-4 दिन बाद ही उन्होंने बता दिया था कि आपका हो गया है। तो जैसे उनको उनकी तरफ से रिटर्न अप्रूवल मिला, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मूव हुए थे। बीइंग अ पाकिस्तानी, दैट वाज अनदर मेजर हर्डल। ये डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान के लिए मलेशिया को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थे, तो उसमें मैं थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है। चलिए अब हम ज़रा पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। अब आपकी माशाल्लाह जॉब भी हो गई है, लिंक्डइन के ज़रिए, जॉब स्ट्रीट के ज़रिए, ये 2 प्लेटफॉर्म हैं। अब आपकी हायरिंग भी हो गई है, वीज़े भी आ गई हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान साइड से आपको जो वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए, जिसको स्टिक, वो क्या कहते हैं यार, वो प्रोटेक्टर वाला, वो कोई आपको हर्डल फेस करना पड़ी कि वो एक ही दिन में आपका वो काम हो गया था? अच्छा वकार भी, थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वो मैं रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मलेशिया के लिए अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे हम डिग्री होल्डर से, तो बेसिकली आपको मेरा एक मशवरा है कि अपनी बैचलर्स, जो आपकी सबसे बड़ी डिग्रीज हैं, बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री इटसेल्फ प्लस उनकी 2-3 कॉपीज़ को HEC प्लस मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के हर टाइम लाजमी रखें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये करवा के रखें। उसके बाद इफ़ यू आर मैरिड, देन योर मैरिज सर्टिफिकेट। जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे नहीं है, तो हमें वो प्रोसेस का इतना आइडिया नहीं है, तो उसमें शायद बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो ये मोफा प्लस जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC प्लस मोफा, जो दूसरे हैं वो मोफा से टेस्ट करवा के रखें। फिर आप जिस कंट्री में मूव करें उसकी एम्बेसी आ जाती है। तो मलेशिया में एज गल्फ़ में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसके बेशुमार मार्केट में एजेंट्स बैठे हैं जो आपको घर बैठे एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको अटेस्ट करवा देते हैं। मलेशिया के लिए मुझे मार्केट में कोई एजेंट नहीं मिला था, मैंने बहुत सर्च किया, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, मतलब कि एक्सट्रीम पैसे मांग रहे थे। तो फिर वो एम्बेसी हम मलेशिया के ख़ुद गए अटेस्ट करवाने के लिए। उसमें एक छोटा सा है कि अगर आपके लिए जाना, ट्रैवल करना इस्लामाबाद में मुश्किल है, अब एम्बेसी से वाया ईमेल अपॉइंटमेंट लें, फ़ोन वो नहीं उठाते, ठीक है। ईमेल से अपॉइंटमेंट लें, आप वहाँ जाएं, डॉक्यूमेंट टेस्ट के लिए उनको दे के आएँ, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके जाएँ, डॉक्यूमेंट्स जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो बताते हैं आपको। उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आप 3 दिन बाद आपने वो वहीं से पिक करने होते हैं, ठीक है। तो
वो अगर आप खुद नहीं जा सकते, आप एक लेटर लिख के, ऑथराइजेशन लेटर आप किसी को भी भेज सकते हैं। लेट्स सपोज आपका इस्लामाबाद कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त रहता है, वो आपके बिहाफ पे सबमिट भी करवा सकता है, 3 दिन बाद रिसीव भी कर सकता है। तो ये कुछ काम है जो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अब बचता है कि लेट्स सपोज मैंने डॉक्यूमेंट्स मलेशिया भेज दिए, सब कुछ हो गया, वीज़ा आ गया, वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में हर किसी को माल खाने की बड़ी होती है, तो वीज़ा प्रोटेक्टर का यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं कि ऑनलाइन हो जाता है। उस्मान क्योंकि लाहौर से, इनका तो लाहौर में ही था प्रोटेक्टर ऑफिस, मैं बुरेवाला से हूँ, तो मुझे मुल्तान फ़िज़िकली जाना पड़ा, क्योंकि मुझे एजेंट्स के थ्रू पता लगा कि ये ऑनलाइन जान के अब नहीं कर रहे, ताकि ऑनलाइन में उनको पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे फिर इटसेल्फ वहाँ जाना पड़ा, मैंने ख़ुद से करवाने की कोशिश की। तो मलेशिया के लिए रिक्वायर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ था, पूरे हमने लोगों से सुना था, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ था कि आपने अल नसर लैब से टेस्ट करवाने हैं। तो मैंने, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था अल नसर से, मैंने किसी और लैब से करवाए हुए थे। वो हमारे एम्प्लॉयर की भी रिक्वायरमेंट थी कि आपने मेडिकल हमें पहले भेजना है अपना, तो वो हमने कहीं और से करवा लिया था। अल नसर की रिक्वायरमेंट हमें किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया। मैं जब वहाँ प्रोटेक्टर के ऑफिस गया तो उन्होंने ये मेरे पे ऑब्जेक्शन लगा दी, जब मैं स्ट्रेट प्रोसेस के थ्रू करवाने का, उन्होंने कहा अल नसर से करवा के लाएँ। अब मेरे पास टाइम शॉर्ट था, टिकट्स हमारी तकरीबन हो गई थी, मैं वापस अल नसर लैब मुल्तान में थी भी नहीं, लाहौर में थी, इस्लामाबाद थी, तो मैं वहाँ पे फिर मजबूरन मुझे बैक डोर से जाना पड़ा वाया एजेंट। उसने थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज किया। अब वो जो सरकारी मुलाजिम मुझे मना कर रहा था, उसने बैक डोर से पैसे लेके मेरा वो काम आधे घंटे में कर दिया, ठीक है। तो अगर आप खपना नहीं चाहते, ऑनलाइन तरीका लाहौर से तो ईज़िली हो जाता है। लाहौर इस्लामाबाद वाले ऑनलाइन घर बैठे प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। मैं मुल्तान डिवीज़न से था, तो मुझे वहाँ फ़िज़िकली ऑफिस जाना पड़ा। तो वो प्रोटेक्टर के बगैर आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे। आपके पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग पूरा। अगर आपके पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर की स्टैंप नहीं लगी तो आपको वो वापस घर भेजेंगे, दैट इज़ कंपल्सरी, ठीक है जी। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप दी है अली भाई ने कि अगर आपका मूड बन ही गया ना कि आपने पाकिस्तान से बाहर जॉब करनी है, तो अपनी हाईएस्ट डिग्री और उसकी कुछ कॉपीज़ को आप अभी से हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा के रख लें। फिर जिस कंट्री से ऑफ़र आती है उसकी एम्बेसी से बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये जो है ये अटेस्ट करवा के रख लें। मेरा उस्मान भाई से सवाल है कि उस्मान भाई, आपने जब ये पाकिस्तान वगैरह में सारी अटेस्टेशन वगैरह हो गई आपकी, अब आपका फ़्लाई करने का टाइम है, आपका प्रोटेक्टर भी लग गया है, ठीक है, तो आपको क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ दी हैं उन्होंने? क्या जो पाकिस्तान में जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कवर की उन्होंने, यहाँ मलेशिया उतर के आपको लेने आए, या उन्होंने टैक्सी वगैरह की कॉस्ट आपकी कवर की, या इसके अलावा आपको यहाँ पे आके होटल वगैरह मिले? जो थोड़ा सा इस पर ज़रा काइंडली बताइएगा। जी जी, इसमें मैं आता हूँ। मैंने बस सिर्फ 2 चीज़ें और ऐड करनी है अली के उसमें। एक तो ये था कि जो मलेशियन रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट में, उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं CTC, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। उसमें ये होता है कि आपकी ओरिजिनल है वो आपके HEC से टेस्ट होगी और कॉपीज़ भी HEC से टेस्ट होंगी। लेकिन इसमें हमें एक इशू फेस करना पड़ा था हमारे डिपेंडेंट पास में, कि जो हमारी निकाह की ट्रू कॉपी थी ना, वो CTC नहीं होती। उसमें ये होता है कि आपने एक ओरिजिनल निकाहनामा दोबारा निकलवाना है, उसको आपने HEC से टेस्ट करवाना है, फिर आपने वहाँ से मलेशियन एम्बेसी से टेस्ट करवाना है, फिर वो आपने सबमिट करवाना है। फॉरेन अफेयर्स से होगा ना निकालना, फॉरेन अफेयर्स से सॉरी फॉरेन अफेयर्स से। तो वो हमने पहले इनको रिक्वायरमेंट भेजा था, इन्होंने रिवर्ट कर दिया था। फिर हम HEC के मोफा के दफ्तर हमने 3-4 चक्कर लगाए। हमने वहाँ सबसे पूछा कि कॉपी करते हैं, तो उन्होंने हमें हर मरतबा किया कि कॉपी नहीं करते। यहाँ पे वो कह रहे थे कि नहीं होती है। फिर इसमें ये हुआ था कि मैंने एक और निकाह की कॉपी निकलवाई और फिर मैंने उसको HEC से टेस्ट करवा के फिर मैंने सबमिट करवाई। तो ये इशू आया था। और मेडिकल में जिस तरह अली ने कहा था, तो ये इंश्योर कर लिया कि जो लैब है वो फुमैमा से अप्रूव्ड हो। फुमैमा यहाँ का मेडिकल गवर्निंग बॉडी है जो उस पर देखता है। बाकी उसके बाद जब हम यहाँ पे लैंड कर गए थे, तो लैंड करने से पहले हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा MDEC जो होता है आपका, उसका। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें ट्रांसपोर्टेशन दी थी, मतलब हमने ग्रैब करवाया था, लेकिन उन्होंने वो उसकी कॉस्ट कवर कर ली थी। और फिर जो वीज़ा की थी वो भी कॉस्ट कवर कर ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें अकोमोडेशन दी थी फॉर 2 वीक्स कि आप उस पर देख लो। और सेकेंडली फिर उसके बाद जब उन्होंने हमारी अपार्टमेंट ढूंढने में भी असिस्टेंस की थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत लोन दे दिया ताकि वो पे में से डिडक्ट हो जाए। तो ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प की। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें मैं भी इधर ये बताना चाहूँगा कि मलेशिया के अंदर हर एम्प्लॉयर, अगर आप आ रहे हैं EP पे, एम्प्लॉयमेंट पास, उसकी 3 कैटेगरी होती है, EP 1, 2, 3। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई स्किल्स हैं, वो स्किल बेस्ड वीज़ा पे आ रहे हैं। आपकी अप्रूवल आती है पाकिस्तान में बैठे बैठे, आपकी अप्रूवल आएगी।
उस अप्रूवल की बेस पे आपने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिसको उस्मान भाई ने बताया कि MDAC। और सिंगल एंट्री वीज़े पे आप मलेशिया के अंदर एंटर होते हैं, फिर अपना पासपोर्ट अपने HR को देते हैं, फिर वो उस पर स्टिकर लगवाते हैं, आपका वो सिंगल एंट्री वीज़ा आपके EP में कन्वर्ट हो जाता होता है। तो उस्मान भाई जो बता रहे हैं, मेरी कंपनी भी ऐसी किया था, मेरी EP की वो 100+ रिंगिट कुछ कॉस्ट होती है, तो उन्होंने कवर की थी। यहाँ पे मोस्टली कंपनीज जो होती हैं, जब यहाँ पे आप लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से होटल तक की आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी कवर करते हैं। मेरी कंपनी ने मुझे 1 महीने के लिए 4 स्टार होटल दिया था एक, वो कौन सा होटल था मैंने उसका भी ब्लॉग बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो है इनको 2 हफ्ते के लिए उन्होंने अकोमोडेशन प्रोवाइड की थी। अब मेरा सवाल है अली भाई से, और मैं शॉर्ट आंसर इसका दोनों से चाहूँगा। जब यहाँ पे लैंड किए हैं, मुझे कोई 2-3 मेजर डिफरेंस बताएं वर्क कल्चर के। पाकिस्तान से आप ऑफिस से काम करते आए हैं, मलेशियन ऑफिस के अंदर आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या डिफरेंस है? इधर बेसिकली मेन तो वर्क लाइफ बैलेंस हमें अभी तक काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस किया मैं, क्योंकि रिमोट जॉब कर रहा था। रिमोट जॉब में वो एक्सपेक्ट करे होते हैं बंदा 24/7 अवेलेबल हो, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे काम करना पड़ा था। इवन के वीकेंड्स का भी कोई पता नहीं, रिमोट जॉब में छुट्टी का भी इतना नहीं होता। इवन आप पाकिस्तानी ऑन साइट कंपनी में भी काम करें तो वो कह लें कि आपको किसी भी टाइम वो आपकी पर्सनल लाइफ को इतना मतलब वो नहीं करते कि काम है तो काम करके ही जाना है आपने, 8 बजे 10 बजे। तो यहाँ पे हमने एक मेजर जो चीज़ देखी है ना, एटलीस्ट हमारी कंपनी में, तो 6 बजे तकरीबन ऑफिस खाली होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, कल्चर काफ़ी अच्छा है, लोग बाग काफ़ी वेलकमिंग थे। हमें इनिशियली जो उन्होंने एक बड़ी असाइन कर देते हैं आपको, ऑफिस में एक बड़ी था, उनकी साइड से काफ़ी हेल्प आउट हुआ। तो उस लिहाज से वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। आपको कह लें कि डिपेंड करता है कंपनीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, डिनर्स हो गया आपका, बाकियों के साथ अच्छा हेलो हाय हो जाए, वो कुछ सेशंस हो गए। तो इस लिहाज से ना काफ़ी अच्छा और वेलकमिंग कल्चर है। और मेजर होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपकी होनी चाहिए। काइंड ऑफ अक्सर कंपनीज़ में हाइब्रिड है कि 3 to 4 टाइम्स अ वीक ऑफिस, 1-2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब माहौल है इधर। जी, इधर जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज होती हैं उसमें एक बड़ी असाइन किया जाता है। जो बंदा नया आया ना, डजेंट मैटर उसका मार्केट में पहले कितना एक्सपीरियंस था, लेकिन कंपनी का एक वर्क एनवायरनमेंट होता है, एक कल्चर होता है, उससे फेमिलियर करने के लिए एक बड़ी जो कि उस कंपनी में पहले से काम कर रहा है, वो न्यू ज्वाइनर को दिया जाता है 2-3 महीने के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप उस बड़ी के पास जाते हो। उस्मान भाई आप बताएं ज़रा 2-3। जी, एक तो मैं भी पाकिस्तान में एक IT कंपनी में काम कर रहा था, काफ़ी बड़ी कंपनी थी। तो पाकिस्तान में मेन इशू ये होता है कि आपकी कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी टाइम कॉल कर लेंगे, प्रोजेक्ट आया हुआ, डेडलाइंस आई हुई हैं, तो एक प्रॉपर ना स्केजुलिंग या फिर एक प्रॉपर उसके हिसाब से नहीं होता, टाइमलाइन के हिसाब से। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इवन उन्होंने हमसे व्हाट्सएप नंबर लिए हुए, ग्रुप बने हुए, बट दे नेवर रीच आउट आफ्टर 5, वीकेंड पे भी कभी नहीं। तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। बडी आपने जिस तरह कहा था, वो बडी ने तो मतलब हमारा लैपटॉप से लेके ईच एंड एवरीथिंग सब उसने किया है, फॉर्म फिल करवाने में, हर चीज़ में उसने हेल्प की है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। बाकी एक परसेप्शन होती है, मैं जब मलेशिया आया था तो लोगों की परसेप्शन थी कि मलेशियन है ये आपको ना इतने ओपन आर्म से वेलकम नहीं करते। तो अब हर रीजन की ना कोई नेचर होती है। बेसिकली मलेशियन पीपल आर अ बिट शाय, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं दे आर लाइक मोस्ट वेलकमिंग पीपल। तो ये एक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। मैं इधर 8 साल से रह रहा हूँ। पहले 5 साल स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, 3 साल मुझे अब हो गए हैं। मैं सऊदीया भी रहा हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी गया हूँ। तो मैं आपको अपने पूरे 8 साल के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मलेशियंस आर वन ऑफ द मोस्ट हम्बल नेशन इन द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, गुस्सा बहुत कम आता है इन्हें, तमीज़ से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, हेल्प करने को हमेशा राज़ी रहते हैं। अच्छा, अब रैप अप करने से पहले मैं अली भाई की तरफ जाऊंगा। अली भाई से मैं पूछना चाहूँगा, एक बच्चा ये समझ लें यूनिवर्सिटी में भी इनरोल हुआ है, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला साल है, वो कौन सी ऐसी स्किल की किसी ऐसी चीज़ पे काम करे जो यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी, उसे खुद करनी पड़ेगी अगर वो मार्केट में सक्सेसफुल होना चाह रहा है या पाकिस्तान से बाहर कहीं जॉब करना चाह रहा है? अच्छा, मैं बेसिकली क्योंकि एक छोटे बुरे वाला कंपैरेटिवली छोटा शहर है लाहौर, मैंने काफ़ी अरसा गुजारा ज़िंदगी के, जवानी के कह लें कि 12-13 कीमती साल लाहौर में गुजारे हैं। तो लेकिन उस दौरान मैंने काफ़ी, आपको पता है जब छोटे शहर से कोई आता है ना तो उसको काफ़ी सिफारिशें आती हैं, इसका इंटरव्यू करवा दो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो सब मेरे में भी वो प्रॉब्लम थी। तो जो सबसे मेजर
है ना जो इशू वो कम्युनिकेशन है। छोटे शहरों में ख़ास तौर पे वो एक्सपोजर नहीं मिलता आपको। लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची में वो बेहतर है चीज़, लेकिन कमिंग फ्रॉम अ कंपैरेटिवली स्मॉलर सिटी आपको कम्युनिकेशन अच्छी नहीं सिखाई जाती। बच्चे शाय होते हैं, इंग्लिश नहीं बोलनी आती। इंग्लिश में इंटरव्यू करें, इंग्लिश में वो प्रॉपर इंटरव्यू अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इंडस्ट्री में आपने अगर कामयाब होना है, अगर मैं कहूँगा, दिस इज़ माई सब्जेक्टिव डेफिनेशन, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो अगर आपकी 50% टेक्निकली चीज़ कैपेबिलिटी मैटर करती है, तो 50% कम्युनिकेशन भी मैटर करती है। आपने काम कर लिया, आपको बताना नहीं आ रहा, तो वो जो काम किया उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट में भी काम आता है, स्टार्टअप्स में भी काम आता है। आप इनिशियली इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपको तो अपनी कम्युनिकेशन पे पहले दिन से ही काम करें। टेक्निकली तो डेफिनेटली करें ही करें, ठीक है। तो उतना ही टाइम अपनी कम्युनिकेशन पे करें। अपना हो सके तो प्रेजेंटेशंस में उसको कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश बीइंग अ ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, इंग्लिश आपसे बच नहीं सकते। हम मलेशिया में भी आ रहे हैं, हम इंग्लिश पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप टेक्निकल पे फोकस्ड हैं, उतना अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रहें। आप ने जो किया है आपको वो अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, अब क्योंकि जैसे एआई का दौर है, मैं खुद माई टीम इज़ वर्किंग इन एआई, बट मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं थी। तो अब मैं भी अपने आप को, देखें मुझे 8 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन लर्निंग नेवर स्टॉप्स, ठीक है। अगर आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं तो आप ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। तो जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ना, तो अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखें। तो मैं भी बेसिकली अब एआई में अपना एक्सपोजर ले रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूँ जो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ आपको ना प्रैक्टिकली, एक तो कम्युनिकेशन पे इतना फोकस नहीं रहेंगी, प्रैक्टिकली कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। क्योंकि अब देखें दुनिया इतनी जदीद होगी। हमने जब स्टार्ट किया था तब चैट जीपीटी नहीं था, खुद R&D करनी पड़ती थी। अब इतने एआई टूल्स आ गए हैं जो आपको विद जस्ट फ्यू लाइंस, वहाँ भी आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है। आपने जो उसको प्रॉम्प्ट देना है, आप अच्छा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब आप नॉलेज आपकी फिंगर टिप्स पे है। आप देखें यूट्यूब पे देखें, लिंक्डइन पे देखें, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, किस तरह से काम हो रहा है। तो पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पे भी फोकस रखें, ताकि जब आप बाहर आएँ तो आप बाकियों से डिफरेंट हों, फिर ही आप स्टैंड आउट कर सकेंगे। क्योंकि इस टाइम एक जॉब के लिए हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो स्टैंड आउट करने के लिए यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को स्टार्ट से ही फोकस करें, तो एंड तक वो बड़े पॉलिश्ड होके यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बातें कही अली भाई ने। जो कम्युनिकेशन स्किल्स, खाली मैंने तो चले सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था अली भाई से, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स पे हर पाकिस्तानी स्टूडेंट को काम करना चाहिए। बड़े बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, बोर्ड टॉपर होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो होती हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि आपने काम कर लिया, आपको बताना ही नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं उस्मान भाई से पूछता हूँ कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पे एक स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी इनरोल हुआ है, ठीक है, आप भी माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे लेकिन आपने फील्ड स्विच की, डेटा साइंटिस्ट में आ गए, तो क्या एक चीज़ पे उसको फोकस करना चाहिए कि वो इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके? अच्छा, एआई तो अभी कोर पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी, क्योंकि उसमें हमारी एम्बेडिंग डिज़ाइंस होती हैं, और डेटा साइंस में भी। तो मैं पाकिस्तान में काफ़ी सीनियर पोजीशन में था, मैं 3 टीम लीड कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं 3 फैक्टर रखूँगा। एक होगा आपका, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप यूनिवर्सिटी में एनरोल किए हैं, गेट वन प्रोजेक्ट डन एंड टू एंड, ठीक है। उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, एक आप उसका पूरा ब्लॉग लिखें, उसका कोड लिखें, लेकिन आपने खुद किया हो, ठीक है, विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी। उसका आपको एक पूरा एंड टू एंड पता होना चाहिए। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल, जिस तरह अली ने बताया, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके इंटरव्यू में, वो ही आपको पार करवाता है। अगर आपने एक पूरा प्रोजेक्ट किया हुआ है और आप उसको समझा सकते हैं, तो आपका 80% इंटरव्यू पास होता है। एक सेकंड ये होता है। और जो थर्ड है वो मोस्टली ये कि फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं अब बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, छोटा प्रोजेक्ट किया है, बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, लेकिन जब जहाँ पे आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, आप उसको रिसर्च करके आएँ। फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग कंपनी है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस होती है, आप एक प्रॉब्लम उठाएँ, उसमें छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लें और अपने प्रोजेक्ट से उसको मैप करने की कोशिश करें कि मैं किस तरह एक वैल्यूबल रिसोर्स साबित होऊंगा। वंस द इंटरव्यूअर गेट टू हियर कि आपको उनकी प्रॉब्लम्स के चैलेंजेस पता है,
दे विल अप्रूव यू एट ऑल कॉस्ट। अच्छा अली भाई, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मिडल ईस्ट में भी आप रहे हैं, जॉब की है आपने, या आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, ठीक है, आपने मिडल ईस्ट में जॉब की हुई है, मलेशिया क्यों आपके जहन में आया और मलेशिया में क्या चीज़ थी, किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि यार मुझे मलेशिया जाना चाहिए मिडल ईस्ट की बजाय? हालांकि पाकिस्तान में तो मिडल ईस्ट की हवा ज़्यादा चल रही है। अच्छा, मैं बेसिकली मेरे लिए जो प्रोसेस मेनली जो स्टार्ट हुआ था ना, मैं लास्ट ईयर 2024 में उम्रे के लिए गया था। तो मैं उस उम्रे के दौरान रियाज़ भी एक्सप्लोर करके आया था। रियाद में 2-3 गुजारे थे। फिर उससे 1 साल पहले 2022 में मैं हफ़्ता दुबई रह के आया था। तो वो रीजन एक्सप्लोर करने के लिए बाद मेरी काफ़ी मोटिवेशन हाई थी कि मैं वहाँ मूव करूँ। मैं इससे पहले जो इस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो दुबई बेस्ड कंपनी थी। वो मुझे बुलाना चाह रहे थे लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए वो नहीं बुला सके। तो फिर मैं सऊदी अरब और दुबई को टारगेट कर रहा था। मलेशिया तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वहाँ का मैंने पूरा लाइफस्टाइल सब एक्सप्लोर किया हुआ था। लेकिन मुझे जब कंपनी ने रीच आउट किया, मैंने जब मलेशिया को एक्सप्लोर किया ना, तो मैं तो ये देखा कि कहाँ गुम था, मेरी नज़र में क्यों नहीं था मलेशिया। मैंने उसी प्रोसेस में मैंने वकार भाई के व्लॉग्स देखे। इन्होंने पूरा लाइफस्टाइल सारा एक्सप्लेन किया हुआ था कि बंदे ने मूव करना है तो इनका यूट्यूब चैनल बड़ा हेल्पफुल है। तो मैं अगर 2-3 लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करना हो ना मलेशिया को, तो अफोर्डेबल लग्जरी, ठीक है। बेशक मलेशिया की करेंसी कंपैरेटिवली सऊदी और दुबई यूएई से थोड़ी सी नीचे है, लेकिन अगर आप पूरा कंपैरिजन करें एट द एंड ऑफ द मंथ तो आप यहाँ पे ज़्यादा सेव कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बराबर है। कम रेंट दे के आप बहुत अच्छी अफोर्डेबल लग्जरियस लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। आपने ग्रॉसरी करनी है, आपने ट्रैवल करना है, आपने इनकी जो टैक्सी सर्विस यूज़ करनी है, इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल। अब तो उस लिहाज से, और ग्रीनरी, नेचर, लोग, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, मस्जिद की टेंशन ही, हलाल हराम की टेंशन ही, लोग बहुत अच्छे हैं। तो उस लिहाज से ना मतलब कम पैसों में आप बहुत अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं। आप सेव कर भी, साथ सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ना मलेशिया, आई वुड से कि अगर आपको पीआर, आपका मेन फोकस नहीं है, पीआर पासपोर्ट आपका मेन फोकस नहीं है, तो मलेशिया इज़ नो ब्रेनर। तो ये अभी तक मेरी फाइंडिंग्स हैं जी। उस्मान भाई, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया मलेशिया आने के लिए? अच्छा, मैंने पहले दोहा में भी काम किया हुआ है काफ़ी। तो गल्फ़ का जो प्लस पॉइंट है वो ये कि टैक्स स्लैब नहीं है, नो टैक्स। सेकंड ये होता है कि वहाँ पे आपको पे बहुत अच्छी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और इन सब जगहों से, अगर आप स्किल्ड हैं। मलेशिया का पहले तो ये हमारे लिए मतलब कभी यहाँ पे जहन गया ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, चाइना की तरफ। मुझे हालांकि जापान से अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन जापान का हम सुनते थे कि वहाँ पे बहुत टफ़ है रहना, वहाँ पे वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मोस्ट सुसाइड वर्क बेस्ड होती हैं। तो ये ना एक थोड़ा नेगेटिव हमारा बना हुआ था। तो मलेशिया के ऊपर से फिर एक बैरियर आता है कि वहाँ पे इंग्लिश बोलते होंगे नहीं बोलते होंगे, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर बैरियर है, ठीक है। ज़्यादा सी फूड खाते हैं हम, थोड़ा गल्फ़ की तरफ जाते हैं ज़रा, बारबेक्यू वगैरह, स्पाइसेस वगैरह में। तो मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। सबसे ज़्यादा हेल्प आउट आपके व्लॉग ने किया है। आपके लास्ट जुलाई से हमने सारे व्लॉग देखे हैं, वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। उसके अलावा यहाँ पे सैलरीज डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल आप मूव कर रहे हैं, यू शुड नेगोशिएट अ गुड सैलरी, ठीक है। आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, ये आपने सब चीज़ें देख कर आनी है, और उसके हिसाब से आपने फिर मैयर करना है कि सेविंग किस तरह होंगी और मैं यहाँ पे सेटल किस तरह होऊंगा। लेकिन मलेशिया का सैलरीज गल्फ़ वगैरह यूरोप से कम है, पाकिस्तान से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह अली ने कहा यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जो मेन मोटिवेशन थी मलेशिया मूव करने के लिए, वो मेरी आजकल फ़लस्तीन की वजह से थी। दे आर अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन। यहाँ पे आप कहीं भी देखें गवर्नमेंट लेवल पे एवरी इंडिविजुअल इज़ सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। अच्छा, ये लास्ट एक नसीहत आप करना चाहेंगे उस बंदे को जिसने पाकिस्तान के अंदर है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा साल है, अब अपनी रुपीज़ में जो इनकम है उसको रियाल या रिंगिट में कन्वर्ट करना चाह रहा है, यानी मूव करना चाह रहा है। लेकिन अब जारी बात है वो अकेला नहीं मूव करना चाह रहा, मूव करने वाले हज़ारों बैठे हैं।
लिंक्डइन का तो आपने बता दिया, जॉब स्ट्रीट का बता दिया, सऊदीया में बेथ चलती है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट ऑनलाइन जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। स्किल वाइज किस तरह वो अपने आप को बेहतर कैंडिडेट साबित कर सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ करे कि वो इंटरव्यू में जब बैठे, जैसा आपका तो माशाल्लाह ग्रुप इंटरव्यू था ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने डिफ्रेंशिएट करने में मदद दी है कि यार हमने अली को उठाना है, बाकी जो तीन है वो साइड लाइन कर देते हैं? अच्छा, इसमें बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपने किस तरह का काम किया, आपको किस तरह का एक्सपोजर मिला है कि आप अपना वो बता सकें। जैसा उस्मान ने भी बताया था, ये बड़ा एक यूनिक चीज़ है जो आप बता सकते हैं कि जिसके लिए आप जिसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस पर कैसे मैप होता है। रेलिवेंट जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो अपने से रेलिवेंट एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं कि अच्छा हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इससे रेलिवेंट बंदा चाहिए। तो अगर आप रेलिवेंट नहीं भी हैं तो आपने अपने आप को रेलिवेंट बनाना है, ठीक, फिर ही आप कारआमद साबित होंगे ना। तो दूसरा ये है कि आप एक तो आप ख़ुद बता रहे हैं कि आप ये कर लेते हैं, यू शुड हैव समथिंग टू शो जो रिप्रेजेंट करे कि अली ये कर सकता है, अली ने ये किया है। तो डिफरेंट हो सकते हैं आपके पास प्रोजेक्ट्स अगर लाइव हैं, अब वो आप बता सकते हैं। आप अपना गिटहब, अगर टेक्निकली साइड पे हमारी फील्ड देखें तो गिटहब हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करके आप ऑनलाइन अपनी विजिबिलिटी ला सकते हैं, जिससे आप उसको कल को आप दिखा सकते हैं, ये देखिए मेरी कंट्रीब्यूशंस हैं गिटहब पे। उसके अलावा लिंक्डइन डेफिनेटली आप वहाँ पे इंगेजमेंट बढ़ाएं। तो टेक्निकली जो आपने किया है आपको वो एक्सप्लेन करना आता हो, ठीक है, और आप प्रिपेयर्ड जाएंगे कि ये प्रॉब्लम आप उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिर जिस टेक्नोलॉजी में आपने काम किया है ना, आपको उस एटलीस्ट उस जो आपकी सीवी में मेंशन है ना, आइदर मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर, आई एम अ क्लाउड इंजीनियर, तो जो टेक स्टैक आपने अपने रिज्यूमे में लिख दिया है ना, वो आप एटलीस्ट डिफेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड जाएं। ये ना होना कि आपसे पूछें ये कैसे किया था, वहाँ पे ब्लैंक हो या अपने आप को डिफेंड ना कर पाएँ, तो वो चीज़ फिर आपके लिए एक नेगेटिव हो सकती है। तो और आप लिंक्डइन के थ्रू जिस तरह कनेक्शन अपना बढ़ाएं और देखें वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है, उस रीजन के इंजीनियर्स, एचआर से कनेक्ट होके आप देख सकते हैं वहाँ किस तरह से काम होता है। यूट्यूब पे डिफरेंट आपको कंटेंट मिल जाएगा उसको हेल्प आउट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तैयारी में बेहतर एक्सपोजर में हेल्प आउट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया अली भाई, आप लोगों के साथ गपशप करके बड़ा मज़ा आया और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आइंदा भी मेरी सिटिंग होती रहेगी इंशाल्लाह। यार ये था आज का व्लॉग, आज की पोस्टकास्ट, आज की महफिल उन दो शहज़ादों के साथ जो 4 महीने पहले यहाँ पे मूव किए हैं। मैं इनको नहीं जानता था, विकी लॉग के व्लॉग्स वगैरह देखते थे, तो अली भाई ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, वहाँ से इनसे कनेक्शन बना, एक बड़ा प्यार बड़ा रिश्ता बन गया। आज हम आए हैं सिटी स्काई में। इन्होंने मेरा सिटी स्काई का व्लॉग भी देखा था, तो सिटी स्काई का व्लॉग देख के इन्होंने सिटी स्काई के अंदर ही घर लिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने सिटी स्काई का व्लॉग नहीं देखा तो लाजमी देखें। इसके अलावा आज की अगर मैं गुफ्तगू को कंक्लूड करूँ तो लिंक्डइन पे इस तरह एक्टिव हो जाए जैसे फेसबुक पे एक्टिव होते हैं। और अगर कोई लड़का, आजकल का नौजवान लड़का पढ़ा लिखा इस चीज़ को सुन रहा है, तो लिंक्डइन पे अपनी रिलेटेड फील्ड के एचआर्स को ढूंढ के ऐसे ऐड करें जैसे फेसबुक पे बच्चियाँ ढूंढ के ऐड करते हैं, ठीक है। बच्चियों ने कुछ नहीं देना, पैसे ले जाने हैं, उन्होंने पैसे देने हैं आपको, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस बनाएं, अपनी फील्ड से रिलेटेड पहले कंपनियों के नाम ढूंढें। उन कंपनियों के मलेशिया के अंदर 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, HRTA, टैलेंट एक्विजिशन, इन दोनों टर्म्स पे उन कंपनियों के लोगों को ढूंढें, कनेक्शंस ढूंढें। यहाँ पर लिंक्डइन से हायर करने का रवाज बहुत ज़्यादा है। अली भाई और उस्मान दोनों लिंक्डइन से हायर होके आए हैं और माशाल्लाह दोनों इतने स्किलफुल हैं, इन्हें अप्लाई नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये खुद सोए हुए थे लिंक्डइन पे, इनको जगा के जॉब दी है उन्होंने। तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं या कोई करना चाह रहा है मलेशिया के अंदर, तो ये बड़ी यूज़फुल साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।